नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मैं पल्लवी झा। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था कि मोदी 3.0 कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलने वाली है, वो तस्वीर अब साफ हो गई है। वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री आवास पर तमाम उन संभावित मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया था, चाय के लिए बुलाया था, और वहां से जो तस्वीर सामने आई उसने बता दिया कि अगले 5 साल भारत सरकार का क्या स्वरूप रहने वाला है, क्या तस्वीर रहने वाली है, कौन वो चेहरे होंगे जिनके हाथों में भारत सरकार को चलाने की बागडोर होगी। नितिन गडकरी, राव इंद्रजीत मंत्री बने रहेंगे। तस्वीर देख सकते हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, एचडी कुमार स्वामी, धर्मेंद्र प्रधान, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान। शानदार प्रदर्शन किया था बिहार में, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संभावित मंत्रियों को वहां पर एड्रेस भी कर रहे थे। बिल्कुल, तो जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है, देखिए नया एक तरीके का तस्वीर दिख रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पिछले कार्यकाल में भी मंत्री थे, यानी पिछली सरकार में भी थे, लेकिन कई नए चेहरे हैं जिसको लेकर के अब ये कयास लगाए जाएंगे कि उनको किस तरीके का मंत्रिमंडल में मतलब पद तो मिलेगा, लेकिन वो पद किस विभाग का होगा यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन शाम को जिस तरीके से तमाम तैयारियां की गई हैं वो भी अद्भुत हैं। उन तैयारियों के बारे में भी हम जायजा लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे संवाददाता इस वक्त जुड़ेंगे जो अलग अलग पहलुओं पर हमसे बात करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त दिल्ली समेत बाकी राज्यों में क्या हलचल चल रही है, वहां किस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। तो हमारे साथ जुड़ेंगे संजीव त्रिवेदी, उसके साथ ही साथ ऋषिकेश जुड़ेंगे, कुमार गौरव जुड़ेंगे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से मानस हमारे साथ जुड़ेंगे और राजस्थान से जुड़ेंगे हमारे साथ केजी श्रीवात्सन। तो साफ तौर से ये कह सकते हैं कि सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सीधा रुख करते हैं संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जिस तस्वीर का इंतजार था, जिन नाम जिन चेहरों का इंतजार था, वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है। संभावित मंत्रियों के चेहरे और नाम अब सामने आ गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं जो मंत्रिमंडल का स्वरूप अब सामने आया है? संजीव, आपकी नजर में। देखिए, इतना तो स्पष्ट हो गया है कि इस बार सचमुच में ये एनडीए मंत्रिमंडल है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब पहले मंत्रिमंडल का चयन किया करती थी तो उसमें जो लोग सहयोगी दलों के होते थे वो शामिल भर कर लिए जाते थे, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास की लाइन को रखना जरूरी होता था। लेकिन इस बार पहली दफा ऐसा मौका आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़े गंभीर तरीके से उनका समर्थन हासिल करना पड़ा है, क्योंकि जो सहयोगी है उनके बगैर 272 का जादुई आंकड़ा पूरा नहीं होता है। और जाहिर है कि चयन पर भी उसका असर साफ आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आप देखिए, एक सांसद की पार्टी जीतन राम मांझी की, और उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और अभी तक ये बात करीब करीब खुल चुकी है कि उन्होंने कितनी मशक्कत लगाई और उन्होंने किस तरह से इसे हासिल किया। बार बार लगातार उनकी कोशिश थी और उनकी कोशिश रंग लाई है। कई बड़े चेहरे जो मंत्रिमंडल में चुनाव भी जीत करके आए थे उनको ड्रॉप किया गया है ताकि दूसरे के लिए जगह बनाई जा सके। और ये दूसरे कौन हैं? तो वो तमाम सहयोगी जो कि विभिन्न दलों से सरकार के शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मात्र 240 सीटें लेकर के आई थी और करीब 52 सीटें जो हैं वो सहयोगियों की तरफ से। और कह सकते हैं कि चूंकि 20 की मेजॉरिटी है इस वक्त एनडीए सरकार के पास, तो सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। खास तौर पर उन सबों को खुश करने की कोशिश की गई है जो सीट जीतकर अपनी पहुंचे हैं। अब दूसरी बात यह भी है कि आने वाले दिनों में कुछ चुनाव होने हैं, और वो जो राज्यों के चुनाव हैं उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा गुणागणित लगाया गया है। और ऐसे राज्यों में जातियों को साधने की कोशिश की गई है जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो या फिर झारखंड हो। बिहार को खास तौर पर तवज्जो मिला है। 8 मंत्री वहां से हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर 3/4 सीटें जीतकर एक बार फिर से एनडीए आया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो
कमी हो रही है वो इसीलिए क्योंकि वहां पर बहुत से मंत्री हार गए थे और प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का वहां से कम गया है। कर्नाटक में भी मात्र 3 मंत्री, जिसमें कि एक एच.डी. कुमारस्वामी जेडीएस के कोटे से आते हैं, सहयोगी कोटे से आते हैं। उड़ीसा को खास तौर पर तवज्जो देने की बात है और धर्मेंद्र प्रधान चूंकि मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ रहे हैं तो जाहिर है कि वो अध्यक्ष नहीं होने वो मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं। अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा हैं और वो मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अध्यक्ष पद में बदलाव हो सकता है। अगर हम नोटेबल जो ड्रॉप किए गए हैं उनका नाम लें तो सबसे बड़ा नाम उसमें अनुराग सिंह ठाकुर का, जो कि निवर्तमान जो मंत्रिमंडल था उसमें सूचना और प्रसारण मंत्री और खेल मामलों के मंत्री, युवा मामलों के मंत्री थे। एक बड़ा हाई प्रोफाइल उनका चेहरा था। वो जीत गए चुनाव अपना, बावजूद इसके वो ड्रॉप कर दिए गए हैं, संभवतः इसीलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। अब नजरें इस बात पर रहेंगी कि आने वाले दिनों में क्या नेतृत्व में परिवर्तन होता है भारतीय जनता पार्टी के और क्या कोई नया चेहरा अध्यक्ष पद पर आता है। दूसरा, कौन होने जा रहा है उड़ीसा का मुख्यमंत्री, और तीसरा कि आने वाले दिनों में और कितने चेहरों के लिए जगह बना करके मोदी जी ने अपने इस मंत्रिमंडल में स्पेस खाली छोड़ा है। कि जिस तरीके से नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अध्यक्ष पद को लेकर ये चर्चाएं हैं कि भाई अध्यक्ष पद दूसरा कौन होगा, ऐसे में बड़े नाम की तस्वीर जो है इस वक्त दिखाई पड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो तस्वीर दिखाई पड़ी जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बात बहुत सही कही कि एनडीए का मंत्रिमंडल दिखाई पड़ा है, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल नहीं दिखाई पड़ा है, एनडीए की साफ झलक है। ऐसे में मानस आपसे सवाल करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को डेंट लगा और ऐसे में वहां पर एक तरीके से कहें कि एनडीए में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बीजेपी के साथ चले, लेकिन बावजूद इसके मंत्रिमंडल को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वहां से स्पेस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है बीजेपी के नेताओं को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पेस क्यों मिलेगा जब 64 सीटें जीतने के बाद लक्ष्य 80 में 80 का रखा गया था और जब सीटें मिली 34 तो निश्चित तौर पर जो हिस्सेदारी है वो भी घटेगी। तमाम कद्दावर नेता, तमाम कद्दावर जो मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए और छोटे मोटे अंतर से नहीं आ रहे, बड़े मार्जिन से हार गए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और चूंकि जैसे मैंने कहा कि जब भागीदारी ही उत्तर प्रदेश में कम हो गई है तो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी भी उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। कुल 7 चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिसमें अनुप्रिया पटेल का भी एक चेहरा शामिल है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा, मैं सुबह भी कह रहा था, और सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अयोध्या मंडल से किसी को भी जगह नहीं मिली। ये अलग बात है कि अयोध्या मंडल से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन इस बात को लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी कि अयोध्या मंडल से जरूर किसी न किसी को स्थान मंत्रिमंडल में दिया जाएगा, क्योंकि अयोध्या को लेकर के जो पार्टी का कमिटमेंट है वो उसको कमतर करके दिखाना नहीं चाहती है। इसलिए चुनाव हारने के बाद भी किसी न किसी को एडजस्ट वहां पर किया जाएगा अयोध्या मंडल से। अयोध्या मंडल की सभी सीटें हार गई, जैसा आप सभी जानते हैं। अम्बेडकर नगर भी हार गई, सुल्तानपुर भी हार गए, बाराबंकी भी हार गए, अयोध्या की खुद की अपनी सीट हार गए, अमेठी की सीट हार गए। तो ये तमाम जो जिले अयोध्या मंडल में आते थे, जो सीटें थी, वो सभी सीटों हारने के बाद भी ये उम्मीद की जा रही थी। खैर, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन जो चेहरे हैं, जो जिनके बारे में बहुत कयास लगाए जा रहे थे, जिनके बारे में बहुत उम्मीद थी, वो तमाम लोगों का, बड़े नेताओं का पत्ता कट गया है। कुल 7 नाम जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है, जिसमें राजनाथ सिंह का तो होना लाजमी था। अनुप्रिया पटेल को मैं कह रहा था कि अनुप्रिया पटेल को जरूर स्थान देंगे, क्योंकि अब मसला, जैसा संजीव जी कह रहे थे कि मोदी सरकार नहीं है, सरकार एनडीए की है, तो एनडीए को हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। तो खबर है मुझे, अभी भी मुझे लगता है कि जयंत चौधरी का नाम जरूर उसमें शामिल होगा और जयंत चौधरी उसमें शामिल होंगे। माफ कीजिएगा, कमलेश पासवान है, उनको खबर मिली कि उनको जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जितिन प्रसाद है, पंकज चौधरी हैं, बीएल वर्मा, ये तमाम ऐसे नाम है। लेकिन ये इस बात की उम्मीद थी कि हिस्सेदारी बड़ी मजबूत होगी, लेकिन वो हिस्सेदारी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल कोई चुनाव भी ऐसे नहीं होने हैं, तो मुझे लगता है कि आगे भविष्य में कभी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ जाए तो बात अलग है। लेकिन जैसा मैं सुबह भी कह रहा था कि 5 से 7 नाम ही ऐसे होंगे जिनको स्थान मिलेगा, यानी बीजेपी कोटे से
मुश्किल से 5 से 7 सीटें होंगी। तो मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा अब आंकड़ा बढ़ने वाला नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी इस बार बहुत कम है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी सरकार में। और मुझे लगता है कि शायद आगे कभी आकार बढ़े तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा होता दिखाई नहीं ये होता, ये हम अपने दर्शकों को कह भी दें कि जिस तरह से चुनाव आते हैं, विधानसभा चुनाव आते हैं, तो मंत्रिमंडल का विस्तार होता रहता है, स्वरूप बदलता रहता है। लेकिन जो पहली तस्वीर आई है उसने बता दिया है कि किस रणनीति के तहत एनडीए सरकार आगे बढ़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं राजस्थान की। केजे श्रीवत्सन हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवत्सन, जरा राजस्थान को जो रिप्रेजेंटेशन मिला है, गजेंद्र सिंह शेखावत बाहर आए थे, आभार जताया था प्रधानमंत्री मोदी का कि दोबारा उनकी टीम में उनको शामिल किया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? और उसे 4 कैबिनेट के पद यहां पर दिए गए थे केंद्र में। इस बार बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ, बावजूद इसके 4 सीटें अभी बीजेपी को कैबिनेट में मिलती राजस्थान से नजर आ रही है। अर्जुन राम मेघवाल, जो पहले कानून मंत्री थे, वे भी इस बैठक में थे और उन्हें खास तौर पर नरेंद्र मोदी के वे समर्थक भी माने जाते हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से चुनाव जीत के आए थे लोकसभा का, और लगातार तीसरी बार भी वे जीते हैं। तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम यहां पर है। भूपेंद्र यादव अलवर से चुनाव जीतने वाले, वे भी इस बैठक में नजर आए। और एक नया नाम भागीरथ चौधरी का है। भागीरथ चौधरी को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, वे हार गए थे। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें 6 महीने के भीतर ही लोकसभा का चुनाव टिकट दिया। वे अजमेर से चुनाव जीत के आए। इसका वजह यह मानी जा रही है कि कैलाश चौधरी इससे पहले जो बाड़मेर से आते थे, वे भी जाट समाज के थे। इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में वे चुनाव हार गए। तो ऐसे में किसी जाट समुदाय के बड़े नेता को एडजस्ट करना था केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और यही कारण है कि भागीरथ चौधरी को इसमें शामिल किया गया। और खास बात तो यह है कि जाटों के कारण ही ऐसा कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण कांग्रेस ने जिस तरह से साधा था, और राहुल कसबा का बीजेपी ने सांसद होने के बाद भी जिस तरह से टिकट काटा था, तो पूरा जाट समाज नाराज था। और एक पूरा बेल्ट जाट समाज का, शेखावटी का इलाका बीजेपी के विरोध में वोट किया, और बीजेपी को यहीं से सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ। तो ऐसे में जाटों को साधने के लिए भागीरथ चौधरी अजमेर से, उन्हें कैबिनेट में लिया गया है। तो राजस्थान में भले ही 11 सीटें बीजेपी की 25 में से कम आई है, लेकिन इस बार वही 4 लोग नजर आएंगे, यानी कि 4 बर्थ में इन्हें इस बार फिर से मिल जाएगी। तो अपने लिए ये एक तरह से कहा जाएगा तो राजस्थान के बीजेपी नेताओं के लिए राहत की सबसे बड़ी बात है कि उनका कोटा कम से कम राजस्थान से खत्म नहीं हुआ है। उतनी ही जगह दी जा रही है जितनी कि पिछले मोदी सरकार में थी। चलिए बिल्कुल, राजस्थान के लिए तो